नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें अब तक हमने 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास तीसरा पढ़ेंगे, विश्व भूगोल से क्लास तीसरा। ठीक है, क्लास तीसरा से मेरा तात्पर्य है पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, विश्व भूगोल का। ठीक है, अब तक हमने भारत का भूगोल तो हमने पढ़ ही लिया है, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ लिया है, प्राचीन इतिहास भी पढ़ लिया है। ये तीनों टॉपिक एकदम से पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं इस चैनल पर, और इस चैनल पर आपको फ्री में जीएस का नोट्स दिया जा रहा है, एकदम फ्री में। ठीक है, तो आइए जानते हैं अंतर्जात एवं बहिर्जात बल क्या होते हैं। आज इनके बारे में जानेंगे। कल हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़े थे, और उसी से संबंध में, ये मान लीजिए उसी के संबंध में ही है, वो सब ज्वालामुखी के संबंध में ही है। कुछ टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं, आज हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्जात बल आखिर होते क्या हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। समझ गए? इसे रचनात्मक भू संचलन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके कुछ कारक हैं: भू संचलन, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये तो भूस्खलन जानते हैं, भूमि का खिसकना, ज्वालामुखी, भूकंप। कल मैंने आपको इन्हीं बातों पर चर्चा बताया और अच्छे से बताया भी था। पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले यानी लगने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। ठीक है, बहिर्जात बल को पृथ्वी के सतह यह बल पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है, और अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को समतल रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका कारक है अपक्षय, अपरदन, गुरुत्वाकर्षण, निक्षेपण। अब आइए अंतर्जात बल को समझते हैं पूरे विस्तार रूप से। अंतर्जात बल को 2 भागों में बांटा गया है: पटल विरूपणी, दूसरा है आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी को भी दीर्घकालिक संचलन के नाम से भी जानते हैं। पटल विरूपणी को 2 भागों में बांटा गया: लंबवत संचलन, क्षैतिज संचलन, महाद्वीपीय निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। क्षैतिज संचलन को पर्वत निर्माणकारी बोलते हैं, और लंबवत संचलन को महाद्वीप निर्माणकारी बोलते हैं। ठीक है, आकस्मिक संचलन है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये आकस्मिक है, कभी भी आ सकते हैं। भूकंप कभी भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी कभी। इसका कोई समय नहीं फिक्स है कि ये हमेशा ठंडी के दिनों में ही आएगा, गर्मी के दिनों में ही आएगा। ये कभी भी देखने को मिल सकता है, भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, अब आइए जानते हैं दीर्घकालिक संचलन क्या होता है। दीर्घकालिक संचलन, जिसे हम लोग पटल विरूपणी भी बोलते हैं। दीर्घकालिक संचलन से विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, इन सबको एक एक करके नीचे समझाया गया है। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। संपीड़न क्या होता है, तनाव क्या होता है, संचलन, वलन, प्रसरण, चटखन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ऊपरीमुखी, अधोमुखी, ये सब क्या है, इन सब का एक निश्चित एक परिभाषा के रूप में नीचे मैंने इसको कोट किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी उसका बारी आएगा, अभी क्रम से आएगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं दीर्घकालिक संचलन क्या होता है, जिसे हम लोग पटल विरूपणी भी बोलते हैं। दीर्घकालिक संचलन से विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं या नीचे घिसकते हैं। इसके द्वारा बृहत स्थल रूपों का सृजन होता है, और इससे महाद्वीप, पर्वत एवं पठारों का निर्माण होता है। कोई समझ गए पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? दीर्घकालिक संचलन से पर्वतों का निर्माण होता है। दिशा के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पहला लंबवत, दूसरा क्षैतिज संचलन। ठीक है, नोट करके इस बात को लिखिएगा। लंबवत संचलन को, यह बात नोट कर लीजिएगा। भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण भ्रंशन एवं लंबवत संचलन द्वारा होता है। महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया में पृथ्वी के अंतर्जात बलों के ऊर्ध्वाधर लगने के फलस्वरूप क्रस्ट के 2 भाग में टूटने से
होता है। देखिए ये पठार है और ये निचला सतह मैदान है। इन ऊर्ध्वाधर बलों का इधर नीचे से ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है, तो ये लंबवत ऊर्ध्व या इसे आप ऊर्ध्वाधर संचलन भी बोल सकते हैं, जिसे हम महादेशजनक बल भी बोलते हैं। इनसे ही लंबवत संचलन द्वारा निर्माण होता है। भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण इनसे ही होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं क्षैतिज संचलन। यह अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में शुरू होता है। इसके द्वारा चट्टानें क्षैतिज दिशा में गति करती हैं और उनमें अधिक मोड़ आते हैं। कभी कभी टूटी हुई परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है दबाव या संपीड़न, दूसरा है तनाव या बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंशन भी बोलते हैं। आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में तनाव पढ़ा होगा। टेंशन क्या, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा कि टेंशन इसे बोलते हैं, टेंशन फोर्स। और ये दबाव जिसे बोलते हैं कंप्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। वही छोटी छोटी बातों को लिख दिया गया है इंग्लिश में। कोई बच्चों को ये दबाव या संपीड़न किसी को नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में अगर वो 9th क्लास या 10th में ये पढ़ा होगा फिजिक्स में तो वो समझ जाएगा आसानी से। संपीड़न एवं तनाव बल दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इनसे चट्टानों पर दो प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती है। पहला सिकुड़न एवं प्रसार, यही दो गतियाँ होती हैं। चट्टानों में सिकुड़न आते ही मोड़ पड़ने लगते हैं और प्रसार के कारण चट्टानों में चटकन और भ्रंशन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर परतों का निर्माण इन्हीं संपीड़न बल एवं तनाव बल द्वारा होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि परतों का निर्माण कैसे होता है, उसी के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लड्स। वलन क्या होता है? क्षैतिज संचलन द्वारा लगने वाले संपीड़न बल के कारण चट्टानों में उत्पन्न होने वाला मुड़ाव को वलन कहते हैं। ठीक है, अब आइए वलन भी कई हमारे तरफ से तो ये जो मुख्य हैं मैंने 6-7 लिखे थे, 5 ठो लिखा हूँ मैंने, 5। वलन को आप मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला वलन है सममित वलन, जिसे यह समित वलन क्या होता है? वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान और अक्ष रेखा लंबवत होती हैं। ये देखिए वलन की ये भुजाएं हैं और ये दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक समान है। यही इन्हीं बातों को बताया गया। असमित वलन की एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या अधिक झुकी होती है, या एक वाली इतना ऊपर गई रहेगी या इधर नीचे। देखिए इधर कम है, इधर अधिक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये वाला अधिक है और ये कम झुकाव है यहाँ पर। अब आइए एकनत वलन के बारे में जानते हैं। यह एक भुजा धरातल से समकोण बनाती है, परंतु दूसरी भुजा साधारण रूप में झुकी होती है। समान झुकाव होते हैं, देखिए ऐसे, और धरातल से समकोण बनाने वाली भुजा होती है। ये जो पूरा धरातल से उठती है और यहाँ से समान झुकाव में आ जाती है। समनत वलन क्या होता है? वलन की ये दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती है तथा एक दूसरे के समांतर हो जाती है। बच्चों आपको एकदम गहराई से पढ़ाया जाए, हालांकि इन सब से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। एसएससी का क्या भरोसा है, कहीं से भी जीएस कुछ भी उठा के पूछ दे रही है। तो हर एक बात को लिया गया है कि कहीं से भी कुछ ना छूटे। जो हम लोग फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, इसमें एक कहीं हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बताया जा रहा है। इसमें आप ये मत सोचिए अरे यार इतना आसान, इतना जटिल तो आएगा नहीं। आप ये सब मत सोचिए, जो पढ़ाया जा रहा है बस आप उसका एक बेहतरीन नोट्स बनाइए और उसे आप पढ़िए। अब उसके बाद अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे कुछ, उसके बाद आप देखिए जीएस में कितना बढ़िया स्कोर करेंगे। बस आप धीरे धीरे जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बस कोर्स धीरे धीरे ख़त्म होगा, आप चिंता ना करें। मध्यकालीन पढ़ लिया है, प्राचीन भी पढ़ लिया है, भारत का भूगोल भी पढ़ लिया है। ये तीनों चीज़ कहीं से भी अगर एक भी प्रश्न छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं
भ्रंश के बारे में, फॉल्ट जिसे हम लोग इंग्लिश में फॉल्ट बोलते हैं। भू संचलन में तनाव बल के कारण चट्टानों में एक तल के सहारे भ्रंश का निर्माण होता है। यह सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। भ्रंश जान गए, यह तल के सहारे भ्रंश का निर्माण होता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भ्रंश, दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा होता है पार्श्विक भ्रंश, चौथा होता है सोपानी भ्रंश। इसे हम एक एक करके समझेंगे। सामान्य भ्रंश क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है। भ्रंश तल के सहारे दोनों और शैलखंड विपरीत दिशाओं में सरकते हैं, एक यानी अपोजिट साइड में खिसकेंगे। एक इधर, एक दाएं तो एक बाएं, एक लेफ्ट तो एक राइट, ऐसे ये लोग खिसकते रहते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम भ्रंश क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिए। भ्रंश तल के सहारे दो शैलखंड आमने सामने खिसकते हैं, एकदम आमने सामने चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और एक शैलखंड दूसरे शैलखंड पर चढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे। ये जैसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं सब के सहारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। यही एक एक छोटी छोटी बात आपको बताई जा रही है। समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इतना आप ध्यान में रखिए। अब आइए, पार्श्विक भ्रंश क्या होता है। यह भ्रंश तल के सहारे शैलखंडों में क्षैतिज संचलन होने पर पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है। चौथा है सोपानी भ्रंश क्या होता है। इसमें समांतर भ्रंश इस प्रकार पाए जाते हैं कि सभी भ्रंश तलों में ढाल की दिशा समान होती है। ये देखिए, ये सोपानी भ्रंश है और ये पार्श्विक भ्रंश है। इन चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये सभी अंतर्जात बल थे। पर्वतों में अंतर्जात बल कैसे लगते हैं वो आपने पढ़ा। अब आइए, आप जानते हैं बहिर्जात बल क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे, जिन्हें हम अन्वाच्छादन भी बोलते हैं। ठीक है, अन्नाच्छादन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट ये टॉपिक डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा ये। अब आइए, बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं अंतर्जानित शक्तियों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। अन्नाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं विरहित चरण को शामिल किया जाता है। बहिर्जात बल क्या होते हैं, इनको बांटा गया है। इनकी प्रक्रिया है अपक्षय का, वृहत संचलन का और अपर्दन का। अपक्षय क्या होता है, चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने तथा विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। ठीक है। अपक्षय के कुछ कारक हैं, भौतिक एवं यांत्रिक अपक्षय होता है। जो पहला होता है ताप, दूसरा होता है अवशल्कन। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। ताप क्या होता है, यह शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। तापांतर के कारण चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने से तनाव उत्पन्न होता है। इसमें बड़ी चट्टानें टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं। ठीक है। अब संकलन क्या होता है, यह कुछ चट्टानें उष्मा की अच्छी चालक नहीं होती हैं। ताप के कारण उनका ऊपरी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और आंतरिक भाग ठंडा बना रहता है। अतः चट्टानों का ऊपरी भाग प्याज के छिलकों की तरह चट्टान से टूट जाता है। ठीक है। अब आइए जानते हैं तुषार चीरण क्या होता है। यह क्रिया मध्य अक्षांशों या अधिक ऊंचाई पर स्थित चट्टानों में होती है। इसमें सर्वप्रथम चट्टानों के अंदर जल प्रवेश करा जाता है एवं हिमकरण होने पर जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे जल का आयतन बर्फ बनने के कारण बढ़ जाता है और चट्टानों को तोड़ देता है। ठीक है। ये सब बहिर्जात बल हैं, यानी अंदर लगने वाले बल। ठीक है। पर्वतों में अंदर लगने वाले बलों को एक रूप से बताया जा रहा है, कैसे कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, अपक्षय होता। तो निर्माण हो कभी दाब मुक्ति, लवण अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, कार्बोनीकरण, जल योजन, तुषारी चीरण, ये सब जो क्रियाएं होती हैं पर्वतों में, इन्हीं से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहने का क्या। अब आइए, रासायनिक अपक्षय क्या होता है। यह अधिकतर कोष्ठ तथा आर्द्र प्रदेशों में होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु भी विद्यमान आवश्यक है। ठीक है। यह आपने पढ़ लिया। रासायनिक अपक्षय एवं भौतिक अपक्षय में अंतर क्या होता है, अंतर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है।
रासायनिक अपक्षय क्या होता है? यह उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है। और भौतिक अपक्षय यह शीत एवं शुष्क प्रदेशों में होता है। ठीक है। जैविक अपक्षय अब क्या होता है? वनस्पति तथा जीव जंतु चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। कीड़े मकोड़े एवं बिलकारी प्राणी लगातार धरातलीय चट्टानों को ढीली एवं पोली बनाते हैं, जिससे उनका विघटन आसानी से होता है। अब आइए जानते हैं अपरदन क्या होता है। अपक्षय द्वारा प्राप्त पदार्थों का अपरदन हेडिंग डाल लीजिएगा। अपक्षय द्वारा प्राप्त पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण परिवहन कहा जाता है तथा परिवहन क्रिया में पदार्थों का अपक्षय ही क्या होता है? अपरदन कहलाता है। अपरदन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। मिट्टी के वर्षा के कारण, जल वर्षा के कारण, जैसे मृदा अपरदन आपने पढ़ा होगा। अपरदन का मतलब यही, एक स्थान से खिसक खिसक के दूसरे जगह चले जाना, उसी को अपरदन बोला जाता है। ठीक है। अपघर्षण क्या होता है? जब किसी प्रक्रम द्वारा अपने साथ कंकड़ पत्थर आदि बहा कर लाए जाते हैं, ये कंकड़ पत्थर अपने संपर्क में आने वाले चट्टानों को तोड़ देते हैं, यह अपघर्षण कहलाता है। समझ गए? अब आइए जान लेते हैं घोलन या संक्षारण क्या होता है। जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होना घोलन कहलाता है। यह भूमिगत जल तथा बहते जल द्वारा होता है। इसके द्वारा काष्ठीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जल गति क्रिया क्या होती है? यह सागरीय तरंगों एवं नदी द्वारा होता है। इसमें जल की तीव्र गति के कारण चट्टानें टूटती हैं। ठीक है। अब आइए जानते हैं, नोट करके लिख दीजिएगा। अपरदन में अपक्षय एवं परिवहन क्रिया साथ साथ होती है। ठीक है। अब ये पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है ये, यानी पर्वत कैसे बनेंगे उसका एक सिद्धांत आपको बताया जा रहा है। पर्वतों का निर्माण भी एक सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है। जिसमें पहला सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पर्वत निर्माण। मोड़दार परतों का निर्माण अभिसरण सीमा के क्षेत्र में होता है। प्लेटों के अभिसरण की 3 स्थितियां पाई जाती हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण, दूसरा महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय प्लेट के बीच अभिसरण, तीसरा महासागरीय एवं महासागरीय प्लेट के बीच अभिसरण। ठीक है। जब महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट के मध्य अभिसरण होता है तो महासागरीय प्लेट अधिक घनत्व की भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर प्रत्यावर्तित हो जाती है। वहाँ एक समुद्री गर्त का निर्माण होता है तथा महासागरीय प्लेट में पहुँचने के बाद अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण एंटेसाइट में बदल जाती है। एंटेसाइट अत्यधिक हल्का होता है। यह ऊपर से उठकर एक ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, जिससे महाद्वीपीय सतह पर एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे हम लोग रागरी को बोल सकते हैं, एडिज को बोल सकते हैं, एवं एटलस को बोल सकते हैं, और पर्वत श्रृंखलाएँ को बोल सकते हैं। ठीक है। चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरा था महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। ये पर्वतों का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में ये दूसरा था महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। जब महाद्वीपीय महाद्वीप प्लेटों में मध्य अभिसरण यानी टकराव होता है तो दोनों प्लेटों में जो भी प्लेट हल्की होती है अथवा छोटी होती है वह भारी एवं बड़ी प्लेट के ऊपर गतिमान हो जाती है। इन दोनों प्लेटों के बीच मलबों में टकराहट में वलन क्रिया होगी एवं मोड़दार या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण हिमालय, आल्प्स एवं यूराल पर्वत। ये महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आल्प्स पर्वत भी एक यूराल पर्वत है। इन सब के बारे में आप जानते ही हैं। प्रश्न है आपके लिए, वलित पर्वत महाद्वीपीय भागों में ही क्यों पाए जाते हैं? वलित पर्वतों में ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं होती है? ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैंने एक प्रश्न के रूप में लिख दिया है कि आपको हमेशा याद रहे। वलित पर्वत महाद्वीपीय भागों में ही क्यों पाए जाते हैं? आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर होगा, चूंकि इस अभिसरण में कोई भी प्लेट क्षेपित
होकर मेटल तक नहीं पहुंचती है, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रिया का पूर्ण अभाव होगा। परंतु भूकंप शक्तिशाली रूप में घटित हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, इससे घर्षण की स्थिति विद्यमान रहती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं तटीय भागों में नहीं पाई जाती क्योंकि इन दोनों प्लेटों में महाद्वीपीय होती हैं। अतः बनने वाली पर्वतीय श्रृंखलाएं महाद्वीपीय प्लेटों के मिलान यानी टकराव बिंदु पर निर्मित होगी, ना कि तटीय भागों में होगी। ठीक है, ये देखिए दोनों प्लेटों में मिलना या मिला जो कि बिंदु है बीच में सेंटर, यह निर्मित पर्वतीय श्रृंखला है। इन्हीं कारण की वजह से यहाँ पर वलित पर्वत महाद्वीपीय भागों पर ही क्यों पाए जाते हैं और वलित पर्वतों में ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं होती है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये जानते हैं महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण। हमने पर्वतों का सिद्धांत पढ़ लिया, ये 3 भागों में बांटा गया था ना, कहाँ गया ये वाला पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, ये 3 हम लोग पढ़ रहे थे। पहला महासागरीय महाद्वीप प्लेटों के बीच अभिसरण महाद्वीपीय महाद्वीप, और महासागरीय महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण पढ़ लिए ए, और बी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण 2, और ये तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं महासागरीय प्लेट अभिसरण। ये क्या होता है आइए जान लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो उनमें से जो भी प्लेट भारी अथवा बड़ी या लंबी होती हैं वह दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी और मेटल में बनी ऑफ जोन में पहुंचकर पिघलेगी एवं बेसाल्ट एनासाइट में परिवर्तित हो जाएगा। यह एनासाइट हल्का होने के कारण ऊपर उठेगा एवं दूसरी महासागरीय प्लेट पर ये दबाव डालेगा, जिससे महासागरीय परत दबाव बिंदु पर पानी से ऊपर उठकर एक आइसलैंड यानी द्वीप का निर्माण करेगी। यह द्वीप निर्माण चाय के आकार में होगा एवं आइसलैंड आर्क का निर्माण होगा। चूँकि महासागरीय प्लेट भारी एवं सघन होती हैं इसलिए एटेसाइट प्लेट को आसानी से भेद नहीं पाता है, अतः ज्वालामुखी क्रिया की जो संभावनाएं हैं यहाँ पर ये कम रहती हैं। जैसे जापान में जो द्वीप है, इसी कारण समुद्र के अंदर अधिक गहराई और अधिक गहरे गर्त पाए जाते हैं, जबकि ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है एवं समुद्र के अंदर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। अगर उसमें जीएस पूछा जाएगा तो आप यह क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिलेबस एक बढ़िया ख़त्म करना चाहते हैं जीएस का पूरा मुफ्त में, तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।